Recording in progress. Hi everyone, welcome to my new YouTube channel नीरज आनंद। आप जानते हैं कि लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, पर हम इस दुनिया में आए हैं पीछे अलग। हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 15 से। मैं चाहता हूं कि आपका बोर्ड्स का बस रिवीजन हो जाए बढ़िया से, ताकि आप एक अच्छे से देख सको हिस्ट्री में। हिस्ट्री का चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मेरा चैनल का नाम है नीरज आनंद, आप इसमें जरूर आए। यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के मैं आपको करवाऊंगा सबसे पहले रीडिंग के साथ आपके 1 मार्कर्स मार्क होंगे। 1 मार्कर्स के साथ आपके जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो करवाए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन सॉरी मैं यूट्यूब में नहीं करवा सकता, ये मेरी क्लास की एक्टिविटीज हैं, उसके लिए मैं आपसे पहले से माफी मांग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जानने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। बात है सन 1946 की। अब आप लोगों में से हिंदी किसी को कुछ आती नहीं होगी तो मैं आपको बता दूं, इसको हम 1946 बोलते हैं। पहली बार देश में एक वेवल प्लान आया, शिमला कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं। वहां पर टाइम हो गया, डिसाइड हो गया कि देश बनेगा। देश क्या बनेगा? इंडिया। क्या बनेगा? इंडिया। ठीक है। इंडिया के साथ साथ उनका एक बेटा बना जिसका नाम था पाकिस्तान। दोनों को अपने अपने रास्ते छोड़ दिया गया। जैसे ही हमारा इंडिया तैयार होता है, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि एक इलेक्शंस रखने थे और कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए आपको एक लिमिटेड टाइम दिया गया। ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करो, हम यहीं बैठे हैं। जब तक हम बैठे हैं आपका देख कर जाएंगे, और अगर आप हमें लगेगा कि आपके बस की कुछ है नहीं तो हम आपसे वापस सरकार छीन लेंगे। और वहीं पर ही अफरा तफरी मची। चारों तरफ बस एक ही बात था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। जितने भी नेता थे उन सबको बुलाया गया, जितने भी लोग थे उनको बुलाया गया। आज उसके बाद 2 साल, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने। 26 नवंबर 1949 को हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। मैंने शुरुआत कहां करी थी जर्नी? दिसंबर 9 1946। खत्म कहां हुई? नवंबर 26 1949। तो 2 साल 11 महीने एग्जैक्टली 18 दिन। मेरे को पता होता कि घंटे कितने तो घंटे ही बता देता, पर दोस्तों इतना मेरे ख्याल से जरूरत नहीं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने देखा, और हमारे सामने आज भी 75 साल तक ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ। ये देश की नींव को बताता है। नींव मतलब आपका देश का बेस को बताता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सबसे बड़ा प्रण है देश का, एक बेस देश का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत लोग कहते हैं सर 26 नवंबर 1949 को तो सिर्फ बनाया गया था, बट नहीं सर, 26 जनवरी 1950 को ये इंप्लीमेंट किया गया था, इफेक्ट में आया था। क्यों आया था जी? 26 जनवरी के हमारे नाम पर हिस्ट्री है। लाहौर रेजोल्यूशन डिसाइड करा था, ढोल नगाड़े बजवाएंगे, सबके सब पूर्ण स्वराज करने जाएंगे। किसने करवाया था? महात्मा गांधी ने। और उस टाइम पर नए नए प्रेसिडेंट बने थे, कौन? जवाहरलाल नेहरू। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन है, बट सच्ची बताऊं हमारी डाइवर्सिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में 1632 लैंग्वेजेस बोली जाती है दोस्तों, और उस देश में आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ना हो ऐसा तो क्या फायदा? इंडिपेंडेंस में भी इतने सारे लार्ज और डाइवर्स लोग थे, पर डिवाइडेड थे, एक नहीं थे ना। वी वर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स? 565 प्रिंसली स्टेट्स। उनको एक करने के लिए हमारे पास क्या था दोस्तों? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी एक इलैबोरेट, वर्कड आउट, ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट, सेक्सी डॉक्यूमेंट। यहां पर हम लोगों ने पास्ट में जो जो झेला और प्रेजेंट में जो जो देखा,
और फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड करा कि दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन हो। यहां पर हमारा बेस एक ही था, वी आर गोइंग टू बी डेमोक्रेटिक। हमारा कल्चर, हमारी हायरार्की, हमारे डिफरेंसेस सबको मद्देनजर रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन आपके लिए पहला, व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट? बात है सन 26 जनवरी 1950 की। When did the constitution begin to get framed? 2 साल 11 महीने 18 दिन, कब से कब तक दोस्त? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949। यहां पर पूरी की पूरी कौन बैठा था दोस्त? बैठे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन बैठे थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेशंस डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? How many sessions did Constituent Assembly held? The Constituent Assembly held 11 sessions. सुन रहे हो? 11 sessions. इस 11 सेशन में कितनी सिटिंग्स थी? 11 सिटिंग्स में 165 दिन के बैठे थे लोग और इन्होंने ड्राफ्ट्स कैरी करे। ये था मेरा इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट एक बार ही रीड करिए, कोई डाउट है तो मुझे बता सकते। दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं वापस 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट। हम लोगों ने 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट को जैसे ही देखा था दोस्त, क्या खतरनाक समय था इंडिया में। इंडिविजुअल सत्याग्रह हुए, फ्रंटियर गांधी मिले, इंडिया ऐसे आजाद नहीं हुआ। जब हमने इतना मुश्किल देखा, आपको लगता है कि सिर्फ एक गांधी की वजह से ही सिर्फ देश आजाद हुआ, तो मैं यहाँ थोड़ा सा गलत हूँगा। चलो सो ये जो समय था दोस्तों 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बहुत ही खतरनाक क्विट इंडिया मूवमेंट का समय था। यहाँ पे धीरे धीरे करके ब्रिटिश राज में हमने देखा सुभाष चंद्र बोस की कहानी मैंने कल आपको सुनाई थी कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस वेंट आउट ऑफ इंडिया और वहां पर उसके बाद उन्होंने हिटलर वगैरह से मिले और उन्होंने ज्वाइन कर लिया एक्सिस पावर्स के साथ मिलकर वो अलाइड पावर्स को हटाना चाहते थे। गांधी वॉज ऑन द ऑपोजिट साइड और हमारे यहाँ पर वो ऑपोजिट साइड पे थे। यहाँ पर जब ब्रिटिश राज में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आर्म स्ट्रगल शुरू करी, धीरे धीरे करके देश में अब हवा फैल गई कि अब तो हमें अपना खुद का क्या चाहिए, अपना नेशन चाहिए, इंडिया चाहिए। धीरे धीरे करके एक और इंसिडेंट हुआ। ये इंसिडेंट बुक्स में इसलिए नहीं आता क्योंकि ये इंसिडेंट में कम्युनिस्ट लोगों ने करवाया। ये इंसिडेंट है हमारा रॉयल इंडियन नेवी। ये हुआ था 1946। हुआ ये था, रॉयल इंडियन नेवी में 3 लोग थे नेवी में जिन्होंने ब्रिटिश जिनको पनिशमेंट दी, इनको सबके सामने मार दिया और जितने भी लोग उस नेवी में अंदर काम कर रहे थे सबने मना कर दिया, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू वर्क, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू वी आर नॉट गोइंग टू वर्क। ये प्रोटेस्ट बहुत ही जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ और दिस प्रोटेस्ट हैज वर्कड फॉर इंडिया। 1940s में बहुत सारे स्कैटर्ड अलग अलग जगह पे अपनी मूवमेंट चल रही थी। गांधी वाज डूइंग हिज मूवमेंट्स, पीपल वर डूइंग हिज मूवमेंट्स, सबने अपना अपना काम खत्म कर दिया। अब सबको रियलाइज था एक ही चीज चाहिए थी, आजादी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट था हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी, पर सॉरी ब्रो ऐसा नहीं हो पाया। रीजन बीइंग कांग्रेस और मुस्लिम लीग की लड़ाई हो चुकी, मुस्लिम 46 में ही हो गई। यहाँ पर उन्होंने, मैं वापस बैकग्राउंड पे हूं ना, ये बैकग्राउंड की स्टोरी है। यहाँ पर सेटलमेंट में रिलीजियस रिकंसिलिएशन और सोशल हार्मनी के बारे में बात की। आपको बता दूं सबसे पहला जो लड़ाई हुई थी वो आपके हुई थी बंगाल एरिया में, और बंगाल में आपके पास राइट शुरू हो गए थे अगस्त 1946 में। धीरे धीरे करके राइट्स कहां बढ़े, दिस वेंट टू पंजाब। पंजाब में ये पूरे के पूरे राइट्स आपके कल्मिनेट हुए, मैसेकियर्स कल्मिनेट हुए। हमारे ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन वाज आल्सो अनाउंस्ड। लेट मी रिपीट फिर से, टमल्टस टाइम बहुत बुरा था। टमल्टस टाइम इज द फर्स्ट टॉपिक। क्या था यहाँ पर, 1947 की जो आजादी मिली है, ये आजादी आसान नहीं थी।
1942 में हमें वाइड स्प्रेड मूवमेंट दिखाई दी है सुभाष चंद्र बोस से। हमारे पास रॉयल इंडियन नेवी बॉम्बे के अंदर हमें बहुत सारी राइजिंग्स दिखाई दी। ये मैंने बताया ना, राइजिंग्स जो रॉयल नेवी इंडियन नेवी की जो है वो किस लिए दोस्त, वो किसके लिए बनाई गई है? वो बनाई गई है दोस्त हमारे कम्युनिस्ट के द्वारा। अलग अलग जगह पे अलग अलग मूवमेंट्स हो रही थी। सुभाष चंद्र बोस वाज डूइंग हिज मूवमेंट, एवरीबॉडी वाज लाइक डूइंग देयर मूवमेंट्स। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। So, यहाँ पर जैसे ही हमारे यहाँ पे ग्रेट कैलकाटा की किलिंग्स हुई 15 अगस्त 1947 को एक खुशी की लहर आई। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ मनोज कुमार। आपने गाना सुना होगा, मनोज कुमार के बहुत सारे आए थे। मनोज कुमार एक बहुत बड़े एक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारी मूवीज में काम किया है। पूरब पश्चिम, उपहार, ये नेशन वाली मूवीज ज्यादा बनाते। 10 नंबरी, आपने गाना सुना होगा कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने। ये सब जो गाने हैं ये सब इन्होंने ही गाए हैं, ठीक है। ये नेशनलिस्ट गाने, मेरे देश की धरती सोना उगले, ये तो सुना होगा। तो ये सब इन्हीं के पिक्चरों में फरमाए गए। हुआ यूं था, मनोज कुमार जी बताते हैं कि मेरे चाचा की डेथ हो गई थी सुबह 1947 14 अगस्त को। देश आजाद हुआ 1957 47 15 अगस्त। 1947 14 अगस्त को चाचा जी की डेथ हो गई। मर्डर मतलब किलिंग हुई थी जब वो, उनकी ट्रेन आई थी पूरी भरकर पाकिस्तान से, एंड एवरीबॉडी वाज किल्ड। बट माय फादर, उन्होंने कहते मेरे फादर ने मुझे उठाया। वी वेंट टू सी दिल्ली में लाल किला में, किस क्या देखने गए हम लोग? देखने गए ट्राइस्फिड डेस्टिनी की स्पीच 3:30 बजे। बहुत सारे लोग आए थे, एवरीबॉडी वाज लाइक, जब वो उड़ाया गया ना ट्राइस्फिड डेस्टिनी में, जब वो उड़ाए गए जो वाइट पिजन्स थे, वो यही था कि बस हम आजाद हैं। बहुत सारे मुस्लिम्स, बहुत सारे हिंदूज, बहुत सारे सिख सभी पाकिस्तान में थे। काम अभी पूरा नहीं हुआ था, पर हमारे पास और कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने मानी ही नहीं बात। चारों तरफ थ्रेट चल रहे थे हमारी डेथ के, अपॉर्चुनिटीज के। एवरीबडी वॉज फोर्सिबली tearing away from the age-old roots on the other. Everybody was fighting on the basis of tyranny. Refugees were moving from one place to another. Muslims east में जा रहे हैं, west पाकिस्तान जा रहे हैं. This, like for example, this is a very bad map which I'm making, those, but you can see like this was Pakistan. This was Pakistan. तो कुछ लोग इधर जा रहे हैं. This was Pakistan. कुछ लोग इधर जा रहे हैं. Muslims मर रहे हैं, Muslims मारे जा रहे हैं. Everybody was fighting, you know. So another less serious problem faced was by the new nation was that of princely states. Princely states क्या से करेंगे? We were divided into how many princely states? 565 princely states. ग्वालियर, मयूर विहार जितना तक princely state था, समाचार जितना तक princely state था, ऐसे भी princely state थे। तिलोकपुरी जितना एक princely state था, कोटला जितना एक princely state था। So यहाँ पर आपको यही दिखाई दे रहा था, छोटे छोटे। सॉरी दोस्तों, मैं, आप मेरे जो ऑनलाइन चैनल्स पे मेरे साथ दोस्त है, मैं उनको बता दूं कि ये सब मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके आसपास का एरिया है। तो ये जो है बहुत सारे रिफ्यूजीज हमें यहाँ पे दिखाई देते। अनदर एंड लेस कास्टली प्रॉब्लम वाज कि कैसे इनका प्रिंसली स्टेट्स का होगा, क्योंकि ब्रिटिश के राज में 1/3 ऑफ द एरिया वाज अंडर द ब्रिटिश, बट रेस्ट वाज अंडर द सुजर्निटी। व्हाट द हेल इज सुजर्निटी? Suzerainty means that kings, yeah, rulers were working under whom? Working under whom? Raja. Sorry, king, crown, yani England. They were under whom? Crown, yani England. और वो ये चीजें माननी पड़ती थी. They have to pay the taxes. जब ब्रिटिश गए, उन्होंने ये प्रॉब्लम किंग्स वाली सॉल्व भी नहीं करी. ये तो थैंक गॉड 3 लोगों ने मिलकर इसको सॉल्व करा. सरदार वल्लभ भाई पटेल, आर हीरो. सेकेंड वॉज वल्लभ भाई पटेल. सेकेंड वॉज मेरा दोस्त जवाहरलाल नेहरू. और तीसरे हमारे कौन माउंटबेटन.
Mountbatten stayed here. So यहाँ पर महाराजास began to luxuriate in the wild dreams of independent power. यहाँ पर एक पूरे का पूरा बैकग्राउंड है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, आइए मैं आपको पढ़ाता हूँ दोस्त। ये है हमारा सबसे पहला टॉपिक टमल्टस टाइम के अंदर, जो मैंने आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दिया है पूरे देश को बनाने की विधि। Now we are going to talk about Constituent Assembly. Now, what do you understand by Constituent Assembly? हम द Constituent Assembly से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइम इलेक्शंस कैसे होते थे। स्टेट लेवल पे इलेक्शंस हमारे यहाँ होते थे इंडिया में, अलग अलग स्टेट्स में जो ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर रखे थे, लाइक मद्रास, क्या कहते हैं हमारा बॉम्बे, और तीसरा हमारा कैलकाटा। वहां पे छोटे छोटे लेजिस्लेचर में अपने इलेक्शंस होते थे, छोटी छोटी सीट्स थी जिसमें हमेशा इंडियन सरकार को कुछ मौका दिया जाता था। एंड यहाँ पर एक ही पार्टी थी जो सबसे डोमिनेशन थी, वो थी हमारी कांग्रेस। कुछ मुस्लिम वाले एरिया थे जहाँ पे मुस्लिम लीग डोमिनेटेड। कांग्रेस ने पूरी की पूरी जनरल सीट्स प्रोविंशियल इलेक्शंस में ले ली। अब व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविंशियल इलेक्शन? प्रोविंशियल इलेक्शन जब ब्रिटिश ने डिसाइड करा कि हम जा रहे हैं, देन दे डिसाइडेड दैट वी हैव गोइंग टू कंडक्ट द इलेक्शन जो सरकार बनाएंगे, और वहां पे बनता है हमारा क्या, प्रोविंशियल इलेक्शंस। मुस्लिम लीग ने भी सारी की सारी मुस्लिम सीट्स ले ली जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश है। लीग चोज टू बॉयकॉट दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लीग ने क्या करा, जैसे इलेक्शंस हो गए उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट कर लिया। दे सेड वी वांट अ सेपरेट नेशन विद अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज गोइंग टू बी पाकिस्तान। Socialists too were not willing to join, but because of Mr. Gandhi, they were there, क्योंकि they respect him. Constituent Assembly किसने बनाया? One marker का question. This is the creation of the British, दोस्तों. So 82% of the members were also from the Congress. तो यहाँ पे ज्यादातर लोग कौन थे? कांग्रेस थे। पर आपको यहाँ पे कौन दिखाई देगा जो सबसे बढ़िया आदमी है? P.R. Ambedkar. He was not from Congress. So there were some Republic people. Congress was not a party with one voice. एक यहाँ पे अलग अलग factions है. We have read in political science कि Congress is a mixture of different factions, and they talk about those critical issues. Some members were inspired by socialism. Some were the defenders of landlordism. Some were close to communal parties, while others were secular. Through the national movement, they had learned to debate their ideas. यहाँ पे Constituent Assembly में कांग्रेस मेंबर्स डिड नॉट स्टिल सिट क्वाइट, चुप नहीं रहे, लड़ाइयां चलती रही, फैक्शंस चलते रहे, अब ओपिनियंस चलते रहे। कांग्रेस बना ही बहुत सारे लोगों से था, तो लड़ाइयां तो जायज थी। और जितनी डेमोक्रेसी में बातें होंगी ना दोस्तों, उतनी ही अच्छा होता है हमारे देश के लिए। ये डिस्कशंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ओपिनियंस के थ्रू लिए गए। जैसे जैसे डेलिब्रेशंस बढ़ते गए, आर्ग्यूमेंट्स वर रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर से बात होती थी तो लोग भी पढ़ते थे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जिन लोग नहीं पढ़ सकते थे, न्यूज़पेपर से हमेशा कहानी के फॉर्म में आता था, तो लोग कहानियां सुनते थे। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू साहब ये बता रहे हैं, अच्छा B.R. अम्बेडकर साहब ये बता रहे हैं। बहुत सारे प्रपोजल्स डिबेटेड होते थे, क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत सारे काउंटर क्रिटिसिज्म हुए। भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ तारीफ पे तारीफ हुई है, नो नो नो, अभी पूरा पढ़ोगे चैप्टर, पूरी की पूरी बुराइयां जी दोस्तों इसके अंदर। But this was something which was important to reach on the specific issues. हमारे लिए कलेक्टिव पार्टिसिपेट होना बहुत जरूरी है। हमें कुछ माइनॉरिटीज दिखाई देती, मदर टंग के बारे में भी बातें होती, रिलीजियस माइनॉरिटीज में कास्ट ऑपरेशंस को लेकर बातें होती, कल्चरल राइट्स को लेकर बातें होती है, सोशल जस्टिस को लेकर बातें होती हैं। ये सारी बातें, प्लीज इसको मार्क कर लीजिए। सबसे पहले लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, मदर टंग को बचाने की, रिलीजियस माइनॉरिटीज, दलित्स के ऊपर, कल्चरल राइट्स के ऊपर, सोशल जस्टिस के ऊपर, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, how were the elections of Constituent Assembly took place? What was its role? How was the election of Constituent Assembly took place? What was its role?